नमस्कार, स्वागत है आपका फेफरना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन जो संज्ञा टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता देती हूँ। देखिए, एसआई की एग्जाम में सिलेबस में एक टॉपिक चलता है पारिभाषिक शब्दावली, जो इंग्लिश शब्दों के हिंदी अर्थ आते हैं। अक्सर 2 या 3 सवाल उसमें से पूछ लिए जाते हैं। और रीट की एग्जाम में एक सिलेबस में टॉपिक चलता है, कौन सा? राजस्थानी शब्दों के हिंदी अर्थ। तो देखिए, एकदम से यदि अपन इन दोनों ही टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो ये शब्द है, याद करने वाले हैं, याद नहीं हो पाते। तो क्यों ना अपन आज की क्लास से डेली 2-2 शब्द करते हुए चले, ताकि ये टॉपिक भी अपना साथ साथ क्लियर होता जाएगा। तो देखिए, चलते हैं अपन आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया कि एसआई और रीट में, ठीक है, तो 2 टॉपिक्स के बारे में अपनों ने बात की है। यहाँ पर तो कौन सा? पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें अंग्रेजी के हिंदी अर्थ है। तो 2 शब्द तो इसके देखेंगे और 2 शब्द उसके देखेंगे। इसमें एक शब्द है IMPLEMENTATION। शब्द क्या बनता है? इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और इसके अगर हिंदी अर्थ की अपन बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है कार्यान्वयन, कार्यान्वयन, ठीक है। एक शब्द तो ये हो गया। दूसरा शब्द है BALLOT, बैलेट, बैलेट। और बैलेट शब्द का अर्थ क्या होता है? मत पत्र। देखिए, इसका अर्थ मत पत्र भी होता है, मतदान भी होता है। पर यहां पर आपको मैं बता देती हूँ कि ये पटवार में आया हुआ प्रश्न है। और पटवार में जब आया था तो मतदान विकल्प नहीं था, मत पत्र था। तो इसलिए अपन यहाँ पर मत पत्र देखते हैं। साथ साथ यदि आपकी एग्जाम में मतदान विकल्प आ जाए तो भी बैलेट का अर्थ मतदान भी होता है। तो ये 2 शब्द है जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो रोककर लिख भी सकते हैं। उसके बाद अपन आते हैं रीट में। रीट में क्या आता है? राजस्थानी शब्दों के हिंदी अर्थ है, वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो राजस्थानी शब्दों में यदि अपन बात करें तो पहला शब्द है, एक शब्द आता है अंकुड़ो, अंकुड़ो, ठीक है। और इसको अंकोड़ो भी लिख दिया जाता है। कुछ किताबें अंकोड़ो भी लिखा हुआ देती है, ठीक है। अंकुड़ो या अंकोड़ो। अब इनका अर्थ क्या होता है? देखिए, ये एक हंसिया नुमा कांटा होता है, हंसिया नुमा कांटा होता है, जिसे राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? अंकुड़ो या अंकोड़ो कहा जाता है। दूसरे शब्द की यदि अपन बात करें तो एक शब्द आता है अंगठ, ठीक है। और अंगठ क्या होता है? ये एक बैलगाड़ी का उपकरण होता है। बैलगाड़ी यदि अपन ले जा रहे हैं कहीं तो उसके लिए एक उपकरण की आवश्यकता होगी। एक बैलगाड़ी का उपकरण ये होता है। तो आज की क्लास से आगे रेगुलर अपन 2-2 शब्द ये भी करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वैसे ही याद करना चाहते हैं, वैसे ही वीडियो रोक कर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। चलते हैं आगे और आज अपन अपने टॉपिक को, जो अपन संज्ञा पढ़ रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर संज्ञा टॉपिक में अपन क्या पढ़ रहे थे? संज्ञा में अपन पढ़ रहे थे संज्ञा शब्द या भाववाचक संज्ञा को, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा का अपनों ने देखा था कि भाववाचक संज्ञा शब्द कुछ मूलतः होते हैं, कुछ बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपनों ने मूलतः जो भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं उनकी तो अपनों ने बात कर ली थी। उसके बाद अपन देख रहे थे कि किन किन शब्दों से अपन भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। और उसमें अपनों ने जातिवाचक संज्ञा का देख लिया था, जातिवाचक संज्ञा का देख लिया था। और उसके बाद अपन किसका देख रहे थे? सर्वनाम का देख रहे थे। सर्वनाम भी लगभग शब्द अपनों ने देख लिया था।
अपनों ने ममता शब्द के संबंध में 2-3 प्रश्नों का उत्तर देखा था और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ममता शब्द इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टीचर ग्रेड 3 2012 में भी पूछा गया है और SI 18 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए इस दृष्टि से ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, उसके बाद अपन बात करते हैं विशेषण की। तो विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। आगे अपना ये टॉपिक रहेगा। अब अपन देखते हैं कि विशेषण शब्द कौन सा है। देखिए, एक शब्द है आपके सामने अच्छा। अच्छा या बुरा दोनों के दोनों कैसे शब्द होते हैं? विशेषण शब्द होते हैं। अब इनके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा। कौन सा जोड़ दिया? आई जोड़ दिया। ठीक है, आई। यहां पर शब्द कौन बना? अच्छाई। और यहां पर कौन सा बना? बुराई। और अच्छाई और बुराई दोनों ही शब्द किस में जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में जाएंगे। उसी प्रकार से एक शब्द आपके सामने है भला, और उसके साथ भी अपनों ने आई प्रत्यय जोड़ दिया, तो शब्द क्या बना? भलाई शब्द बन गया। और यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि ये इसमें SI 18 में ये प्रश्न भी आया हुआ है। देखिए, इस प्रकार से पूछा गया था कि कौन से क्रिया से बने भाववाचक नहीं है, तो क्रिया से भाववाचक कटाई था, चढ़ाई था, और कटाई, चढ़ाई, भलाई, ये इस प्रकार से 4 शब्द दिए हुए थे। उनमें से भला ये विशेषण से संबंधित है, ये एक विशेषण शब्द है, और भलाई शब्द विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना है, तो इसलिए ये अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद यदि अपन और देखें तो देखिए, एक शब्द आपके सामने है सुंदर। सुंदर, और सुंदर के साथ यह प्रत्यय जोड़ दो या ता प्रत्यय जोड़ दो, दोनों से ही कौन सा शब्द बनेगा? भाववाचक संज्ञा बनेगा। यह प्रत्यय जोड़ने पर तो बनेगा सौंदर्य, और ता प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? सुंदरता। और दोनों के दोनों शब्द किसके उदाहरण माने जाएंगे? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे। उसी प्रकार से एक शब्द है अमीर, और चूंकि अमीर भी विशेषण होता है तो गरीब भी विशेषण होता है, तो यहां पर अपन दोनों को ले लेंगे। इन दोनों के साथ ही ई प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो ई प्रत्यय जोड़ने से हमारा संज्ञा शब्द यानी भाववाचक संज्ञा शब्द आ जाता है। कौन सा? अमीरी और गरीबी, ये दोनों शब्द आ जाते हैं। उसी प्रकार से यदि अपन और शब्द देखें तो देखिए, एक शब्द है छोटा। छोटा, और छोटा के साथ अपनों ने पन प्रत्यय लगाया। छोटा और बड़ा दोनों ही शब्द किस प्रकार के माने जाते हैं? ये विशेषण शब्द माने जाते हैं। ठीक है, छोटा और बड़ा दोनों के साथ ही पन प्रत्यय लगाया, तो देखिए, छोटा के साथ पन प्रत्यय जुड़ने से तो बनता है छुटपन, और बड़ा के साथ पन प्रत्यय लगने से शब्द क्या बनता है? बड़प्पन। ठीक है, और ये सभी के सभी शब्द कौन सी संज्ञा के माने जाएंगे? भाववाचक संज्ञा के माने जाएंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से अपनों ने यहाँ पर कुछ शब्द कैसे देखे हैं जो विशेषण शब्दों से अपन भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, वो शब्द अपनों ने देखे हैं। उसके बाद अपन और शब्द देख लेते हैं। और शब्द, ठीक है, अब यहां पर अपनों ने ये शब्द कौन से देखे हैं? विशेषण शब्द देखे हैं। विशेषण शब्दों के बाद अपन किस से संबंधित देखें? देखिए, मैंने आपको कहा था विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण चारों आते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण देख लिए, बचा कौन? क्रिया। अब अपन देखते हैं कि क्रिया शब्दों से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो देखिए, क्रिया शब्द में क्रिया शब्दों में एक शब्द होता है काटना। अब काटना के साथ अपनों ने आई प्रत्यय जोड़ा,
तो आई प्रत्यय जोड़ने से ये शब्द कौन सा बन गया? कटाई बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से एक शब्द आपके सामने है घबराना। घबराना, और घबराना शब्द के साथ यदि आहट प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द क्या बनेगा? घबराहट। और घबराहट शब्द भी कौन सा? भाववाचक संज्ञा का। इसी प्रकार से एक शब्द है सजना, और इसके साथ साथ आवट प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द क्या बना? थकावट। कौन सी संज्ञा का? भाववाचक संज्ञा का। सजावट शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से यदि थकना शब्द आ जाए और थकना शब्द के साथ भी आवट प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो शब्द भी क्या बन जाएगा? थकावट शब्द बन जाएगा। और कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार से यदि आपके सामने एक शब्द है दौड़ना, और दौड़ना के साथ यदि प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द क्या बनता है? दौड़। अब यहां पर आप यूं सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया? देखिए, जो भी प्रत्यय जुड़ते हैं, पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रत्ययों का एक नियम होता है कि अंतिम हटा दिया जाता है और उस पर ये लगा दिया जाता है। प्रत्ययों का ये नियम होता है कि अंतिम या तो स्वर हट जाता है या पूरा का पूरा वर्ण हट जाता है। ठीक है, व्यंजन पूरा का पूरा ये जो आता है व्यंजन और स्वर का मेल ये हट जाता है, और वहां पर लग कौन जाता है? ये जाता है। तो काट बचा और आई जोड़ा तो क्या बन गया? कटाई बन गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, क्रिया का मूल होता है धातु। क्रिया धातु से बनती है, और धातु से कैसे बनती है? धातु के साथ ना शब्दांश या ना प्रत्यय जोड़ने से और क्रिया बनाई जाती है। तो सामान्यतः धातु तो इतनी होती है, इसके साथ अपन क्या जोड़ते हैं? प्रत्यय जोड़ते हैं, और उससे अपन क्या बना लेते हैं? भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये शब्द है दौड़। अब यहाँ पर अपनों ने ये हटाया तो यहाँ पर दौड़ था, इसके साथ ए जुड़ा तो यहाँ पर संधि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वर्णों का मेल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन संधि नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर संज्ञा पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, एक बात और बता देती हूँ कि दौड़, खेल, जीत, मूलतः इन शब्दों में ए प्रत्यय जुड़ा हुआ ही होता है। ये मूल रूप में ऐसे नहीं होते, इनके साथ ये शब्द पूरा ही तब होता है जब इनके साथ ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्रत्यय जुड़ने से ही ये दौड़ बना है। उसी प्रकार से यदि जीतना शब्द देखें तो जीतना शब्द के साथ भी ए प्रत्यय जुड़ा, तब कौन सा बना? जीत शब्द बना। और जीत शब्द कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। अब आगे शब्द कौन सा पढ़े अपन? देखिए, अपने सामने एक शब्द है उतरना। उतरना, ठीक है, तो उसके साथ भी अपनों ने आई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? उत्तराई हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से एक शब्द है चढ़ना, और चढ़ना शब्द के साथ भी आई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? चढ़ाई बना। चढ़ाई बना। उसी प्रकार से एक शब्द है पढ़ना, और पढ़ना शब्द के साथ भी आई प्रत्यय जुड़ा तो शब्द कैसा बना? पढ़ाई शब्द बना। ठीक है, उसी प्रकार से चढ़ना शब्द के साथ यदि आव प्रत्यय जुड़ा तो शब्द क्या बना? चढ़ाव बना, और वो भी भाववाचक संज्ञा का शब्द माना जाता है। उसी प्रकार से यदि चुनना शब्द के साथ भी आव प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वहां पर भी शब्द कौन सा बनता है? चुनाव शब्द बनता है, जो कि भाववाचक संज्ञा का शब्द माना जाता है। उसी प्रकार से खेलना शब्द है, उसके साथ भी यदि अपन ए प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द कैसा बनता है? खेल। अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। मैंने आपको उस समय ही बता दिया था कि दौड़ना शब्द, जीतना शब्द, खेलना शब्द, इनमें जो जीत, दौड़, खेल शब्द होते हैं उनमें सदैव ए प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। ये चीज अपनों ने पहले ही देख ली। अब अपन देखते हैं। देखिए, खेल शब्द एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है,
और इस शब्द में भी मूलतः कौन सी संज्ञा मानी जाती है? भाववाचक संज्ञा मानी जाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार ममता में मानी जाती है। अब हम इसको भी, ममता को जैसे वाक्य में प्रयोग किया वैसे ही उसमें संज्ञा बदल गई थी, उसी प्रकार से खेल शब्द को भी यदि अपन वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तब उसकी संज्ञा बदल सकती है। कैसे? मान लीजिए आपके सामने प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से है कि खेल शब्द में संज्ञा है या संज्ञा बताइए, इस प्रकार से है। और आपके सामने विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके साथ साथ जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसके साथ साथ है, उसके साथ साथ है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और उसके साथ साथ है इनमें से कोई नहीं। अगर इस प्रकार की परिस्थिति आ जाए कि खेल शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे कौन सी करनी है? भाववाचक संज्ञा करनी है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ममता और खेल मूलतः भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। अब इस शब्द को अपन वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न क्या है? भारत में अनेक खेल खेले जाते हैं। रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए, संज्ञा बताइए। अब इस प्रकार से वाक्य है और इसमें आपसे पूछा गया है कि रेखांकित शब्द यानी खेल शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो भारत में अनेक खेल खेले जाते हैं। अनेक खेल मतलब क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, अनेक खेल खेले जाते हैं। तो अनेक खेलों से संबंधित होने के कारण और एक से बहुवचन हो जाता है, यानी अनेक चीज किस में चली जाती है? बहुवचन में, और बहुवचन में जाते ही वो संज्ञा कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा मान ली जाएगी। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आने पर आपको क्या करना है? जातिवाचक संज्ञा में उसको शामिल कर देना है। उसी प्रकार से एक वाक्य और पूछ लिया जाए, वाक्य को और बदल दिया जाए। और कैसे बदल दिया जाए? मान लो आपके सामने एक शब्द है, एक वाक्य है, विराट कोहली का खेल मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और यहां पर भी यूं पूछ लिया जाए कि रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। अब इस प्रकार से प्रश्न है, विराट कोहली का खेल मुझे बहुत अच्छा लगता है या मुझे विराट कोहली का खेल बहुत पसंद है, इस प्रकार से आ गया। और उसमें यूं पूछ लिया गया कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप कौन सा करेंगे? एक पल के लिए सोचिए। जी नहीं तो व्यक्तिवाचक जाएगा, नहीं जातिवाचक। इसमें भी कौन सा उत्तर सही माना जाएगा? इसमें भी भाववाचक संज्ञा शब्द सही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? अब समझिए इस चीज को। देखिए, विराट कोहली का खेल मुझे पसंद है, विराट कोहली का खेल मुझे पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे क्रिकेट पसंद है। विराट कोहली का क्रिकेट थोड़ी ना है, क्रिकेट तो सबका है, क्रिकेट तो एक खेल है जो किसी व्यक्ति विशेष का हो ही नहीं सकता। तो यहां पर इसका मतलब है कि विराट कोहली का खेल मुझे पसंद है, अर्थात विराट कोहली के खेलने का तरीका मुझे पसंद है, मुझे उसका डांस बहुत पसंद है, अर्थात मुझे उसके डांस का तरीका, मुझे उसके नाचने का तरीका पसंद है, मुझे उसका खाना बहुत पसंद है, अर्थात उसके खाने बनाने का तरीका, वो जिस तरीके से अपने सामने पेश करता है वो पसंद है। अर्थात यहाँ पर ये चीज किससे संबंधित होगी?
तरीका या किसी कार्य करने के ढंग से संबंधित या शैली से संबंधित हो गई, और शैली से संबंधित जैसे ही होगी वैसे ही तरीका या कार्य करने की शैली, ढंग जो कभी भी बाहरी तौर पर दिखाई नहीं देता, और इसलिए वो किस में चला जाता है, भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ खेल से संबंधित आपके सारे क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए, और उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर अपनों ने भाववाचक संज्ञा से संबंधित सभी विकारी शब्दों की बात कर ली। सबसे पहले अपनों ने जातिवाचक संज्ञा से संबंधित शब्द पढ़ लिए, उसके बाद क्रिया, विशेषण, सर्वनाम सारे के सारे शब्द पढ़ लिए। अब आते हैं अविकारी शब्दों से। ठीक है, तो अगला पॉइंट अपना रहेगा अव्यय शब्दों या अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब ये आपके सामने है। अब अपन अवयव शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? देखिए एक शब्द आपके सामने है ऊपर। अब ऊपर शब्द हमेशा ही मतलब अविकारी शब्द माना जाता है, और उसके साथ अपनों ने ई प्रत्यय जोड़ा। अपनों ने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? ई, और शब्द क्या बना? ऊपरी। और जैसे ही ऊपरी बना तो कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। उसी प्रकार से एक शब्द अपनों ने देखा निकट। अब निकट अविकारी या अव्यय शब्द होता है, और उसके साथ अपनों ने ता प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना? निकटता बना। और निकटता भी कैसा शब्द माना जाएगा? भाववाचक। उसी प्रकार से एक शब्द है दूर, और उसके साथ भी अपनों ने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना? दूरी, भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार से एक शब्द है समीप, और समीप के साथ भी अपनों ने यह प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना? सामीप्य। और सामीप्य शब्द में भी कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। और ये शब्द किससे बने हुए हैं? अविकारी या अव्यय शब्दों से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों ने भाववाचक संज्ञा को पूरा का पूरा देख लिया है, और उसके बाद अपन बात करेंगे आगे। देखिए संज्ञा के भेदों की यदि बात करें तो अपनों ने बात करी कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब अपनों ने भाववाचक संज्ञा के संदर्भ में व्यक्तिवाचक पढ़ा, फिर जातिवाचक और उसके बाद भाववाचक संज्ञा, जो 2 रूपों में बनती है। एक तो मूलतः होती है और एक बनाई जा सकती है। किनसे? सभी विकारी और अविकारी शब्दों में। विकारी में अपनों ने सिर्फ जातिवाचक संज्ञा को लिया है, बाकी दोनों संज्ञाओं को छोड़ा है। उसके बाद अपन बात करते हैं अब संज्ञा के अन्य भेदों की। संज्ञा के अन्य भेदों की देखिए, संज्ञा के अन्य कितने भेद हो सकते हैं? संज्ञा के अन्य 2 और भेद भी माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? एक तो माना जाता है समुदायवाचक, जिसके बारे में पहले मैंने आपको बात कही थी या संज्ञा शुरू किया था, उस समय अपनों ने थोड़ी सी बात इनके बारे में की थी। और दूसरा भेद कौन सा होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। देखिए हिंदी की मूल भाषा या हिंदी की जननी भाषा कौन सी मानी जाती है? संस्कृत मानी जाती है, ये हम जानते हैं। तो जो संस्कृत के कुछ विद्वान हैं वो यूं मानते हैं कि ये दोनों की दोनों संज्ञाएं हमेशा ही भाववाचक होती है। याद रखना, मैं हिंदी की बात नहीं कर रही हूं। ठीक है, हिंदी में क्या माना जाता है ये अपन बाद में बात करेंगे। हालांकि ये जो कुछ विद्वान मानते हैं ये संस्कृत में भी मान्य नहीं हुआ है, परंतु कुछ विद्वान ये तर्क देते हैं कि इन दोनों को भाववाचक संज्ञा में माना जाना चाहिए। और द्रव्यवाचक संज्ञा का इसलिए भाववाचक संज्ञा का कहते हैं क्योंकि द्रव्य कभी भी एक नहीं होता, बहुवचन नहीं होता। जैसे मतलब सोना है, सोना एक हो सकता है क्या? पानी दूध एक हो सकता है क्या? तो इसलिए ये इस प्रकार का तर्क देते हैं। दूसरी बात,
देखिए डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी नाम के एक विद्वान हुए हैं जिनका भी व्याकरण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब डॉक्टर वाजपेयी जी क्या कहते हैं? डॉक्टर वाजपेयी जी यूं कहते हैं कि देखिए संज्ञा के दो अन्य भेद भी माने गए हैं, परंतु ये जो दो अन्य भेद है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बालकों की समझ बढ़ाने के लिए उनको मात्र पढ़ाया जाता है। हालांकि दो अन्य कोई भी भेद होते नहीं है, होती सिर्फ और सिर्फ कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा होती है, और ये दोनों के दोनों जातिवाचक संज्ञा में ही शामिल किए जाते हैं। अर्थात इन दोनों को अलग से स्वीकार करने का कोई भी तर्क नहीं है। किशोरीदास वाजपेयी जी कहते हैं कि जो अन्य भेद अपन पढ़ाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के थोड़े ज्यादा शब्द क्लियर हो जाए, बच्चों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए पढ़ाया जाता है। बाकी ये दोनों ही भेद किसके अंतर्गत आने चाहिए? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने चाहिए। ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, ये हुआ। और अब अपन बात करते हैं कि देखिए हिंदी में कुछ विद्वान, अब इन्होंने हिंदी की बात कही है, इन्होंने यूं कहा है किशोरीदास वाजपेयी ने कि ये दो भेद स्वीकार किए जाते हैं, परंतु ये अलग से कोई भेद नहीं है, इनको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। कुछ विद्वान यूं कहते हैं कि नहीं, जातिवाचक संज्ञा में नहीं, संज्ञा के कुल 5 भेद होने चाहिए। कौन कौन से? व्यक्ति, जाति, भाव, समुदाय और द्रव्य, ये 5 भेद होने चाहिए। और ये वो किस आधार पर तर्क देते हैं? अंग्रेजी के आधार पर तर्क देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बातें बताई गई है वो ये है कि संस्कृत के कुछ विद्वान इनको भाववाचक में मानने का तर्क देते हैं, सिफारिश करते हैं। किशोरीदास वाजपेयी यूं कहते हैं कि ये कोई अलग से भेद ही नहीं है, इनको जातिवाचक संज्ञा में ही शामिल कर लिया जाना चाहिए और संज्ञा के मात्र 3 ही भेद होने चाहिए। और कुछ विद्वान अंग्रेजी के आधार पर भी संज्ञा के 5 भेद बताते हैं कि इनको भी अलग से भेद के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ये थे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत। अब आगे अपन बात करेंगे कि कौन सा मत सही है और कौन सा मत गलत है, किसको स्वीकृत किया गया और किसी को नकारा गया, परंतु इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।